नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? इनमें से हमने बताना है कंठ से उच्चारित ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास देखिए, हाँ जी, ऑप्शन है द, भ, छ या फिर क। तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कंठ ध्वनि है हमारे पास, राइट आंसर इज डी। तो क जो है हमारे पास कंठ ध्वनि आ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। जो क है हमारे पास कंठ ध्वनि है वर्णों के। ठीक है जी। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है थोड़ी सी। वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी जो विवरण है वो इस प्रकार है। देखिए, कंठ से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं हमारे पास, जैसे क ख घ घ ङ हो गई हमारे पास, तालव्य यानी कि हम कवर्ग भी कह सकते हैं। तालव्य में च वर्ग हो गया, य हो गया, श हो गया। मूर्धन्य में ट वर्ग हो गया, दंत्य त वर्ग हो गया, और ओष्ठ में हमारे पास प वर्ग हो गया। ये जो है हमारे पास इन इन उच्चारण स्थान से निकलते हैं। चलिए, सेकंड प्रश्न है हमारे पास, वे ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वो क्या कहलाती है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है नासिक्य ध्वनि, घोष ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि या फिर महाप्राण ध्वनि। तो यहाँ पर हमारे पास स्वर तंत्रियों का कंपन की बात की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा घोष, जिसको हम क्या कहते हैं, सघोष भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो देख लेते हैं इसमें कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और देखिए, घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? घोष या फिर हम जिसे कहते हैं सघोष भी कहते हैं। आप देखते हो कि कई बार एग्जाम में ये वाले प्रश्न होते ही है, कौन सी घोष है, कौन सी सघोष है, कौन सी अघोष है। देखा जाए तो जो घोष और सघोष है ये एक ही बात है ना। घोष भी हम कहते हैं या सघोष भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आता है, ये जो है वर्ग का होता है हमारे पास। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा, जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो हमारे पास सघोष या फिर घोष में आ जाते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे पास सारे के सारे स्वर है वो भी किस में आ जाते हैं, वो भी सघोष में ही आ जाते हैं, है ना। स से स्वर, स से सघोष, इस तरीके से आप ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास जो सारे अंतस्थ व्यंजन है वो भी हमारे पास किस में आ जाते हैं, वो भी किसमें, सघोष में ही आ जाते हैं। इसके अलावा ह जो ह है हमारे पास, वो भी घोष वर्ण में आता है। तो देखिए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सारे के सारे स्वर, य र ल व यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण है। ये बात ध्यान देनी है आपने। वैसे तो जैसे स्वर हो गए, अंतस्थ हो गए, ये हम देख लेते हैं, परंतु जो ऊष्म व्यंजनों में से सिर्फ और सिर्फ ह जो है हमारे पास, वो सघोष में आता है। जबकि बाकी जो हमारे पास श, मूर्धन्य श, तालव्य श, स, वो आते हैं, वो किस में आते हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं अघोष में। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान, ऑप्शन है हमारे पास ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर दंत। तो अभी अभी हमने बात की थी, जैसे कंठ के अंतर्गत हमने सारा क वर्ग लिया है ना। क वर्ग के अंतर्गत जो हमारे पास आते हैं वो कंठ में हो जाएगा। इसके अलावा ह भी हमारे पास किस में आता है, कंठ में ही आ जाता है। ओष्ठ की बात अगर हम करें तो प वर्ग, जो प वर्ग की सारी ध्वनियां हैं, वर्ण हैं, प वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो ओष्ठ में आ गए हमारे पास। तालु की अगर हम बात करें तो ये च वर्ग में आ जाता है। च वर्ग के साथ साथ य हो गया, श, यानी कि य के अलावा जो ये हमारे पास मूर्धन्य, सॉरी, तालव्य जो श आता है, ठीक है, तालव्य जो श आता है वो हमारे पास तालु, तभी हम इसको तालव्य श कहते हैं इसको। ये क्या है हमारे पास, तालु से ही इसका उच्चारण होता है। ठीक है जी। और उसके बाद आता है हमारे पास दंत। दंत में हमारे पास आ जाता है जो त वर्ग है, उसमें आ जाता है। अब इससे आप समझ गए होंगे, जो ध है हमारे पास वो किस में आता है, त वर्ग में आ जाता है। तो इसी कारण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा धज का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत्य। ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो हिंदी है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें हमारे पास 10 स्वर आते हैं
और 35 व्यंजन आते हैं। और लेख के आधार पर यानी कि लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो इनकी संख्या भी याद रखनी है, ये भी एग्जाम में हम लोगों से पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम और इसके बारे में डीपली जान लेते हैं कि हिंदी में जो व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है जी। तो जो व्यंजन वर्ण हैं वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है यही कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियों वर्णों को हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र किसी की सहायता नहीं लेते, किसी भी दूसरे वर्णों की सहायता स्वर नहीं लेते हैं, जबकि वर्ण जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसी ये बात ध्यान दे देनी है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अगर हम इनमें जो हमारे पास द्विगुण व्यंजन है ढ और ढ, उनको मिला दे तो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी अगर हम बात करते हैं व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए स्पर्श की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्श में हमारे पास टोटल आ जाते हैं 25 व्यंजन, जो कि क से लेकर म तक आते हैं। ठीक है जी। जो हमारे पास सारे वर्ग जो हमने अभी अभी पढ़े थे, जैसे क वर्ग हो गया, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 25 व्यंजन हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद बात करें हम अंतस्थ व्यंजन की, वो है हमारे पास, ये भी हमने अभी अभी जान लिए थे, य, र, ल और व। ये जो 4 है हमारे पास, 4 आते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और 4 ही हमारे पास ऊष्म व्यंजन आते हैं, स, श, मूर्धन्य श और ह। ये क्या है हमारे पास, ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये भी आपने सारी चीज ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बिल्कुल स्पर्श व्यंजन के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। देखिए तो सिंपल आपको पता है क वर्ग यानी कि क ख ग घ ङ कहाँ से होता है हमारे पास उच्चारित, कंठ से। च वर्ग की बात अगर हम करते हैं, च छ ज झ य तालु से हो जाएगा। ट वर्ग की अगर हम बात करें तो ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा से हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास त वर्ग, त थ द ध न दंत से। फिर प वर्ग, प फ भ भ म ओष्ठ से। ठीक है। ये बहुत इजी है, इसको ध्यान देना है। अगर इस तरीके से याद रखोगे कि हाँ क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ, तो ये जो हमारे पास 25 जो व्यंजन है हमारे पास, उनका उच्चारण स्थान आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वहा की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन है आ और एह, अंग और री और अंग और अह। तो देखिए आप लोगों को ये पता लग ही गया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, अंग और अह। इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग वहा, यानी कि अयोग वहा अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है जी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीपली हम जान लेते हैं कि अंग और अह वर्ण अयोग वहा कहलाते हैं। और अयोग वहा ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। चलिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो हमारे पास हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार है, ठीक है, अंग जिसको हम कहते हैं, अंग एवं विसर्ग, ठीक है, अह, जो विसर्ग है हमारे पास वो अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है और अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है, दो। दो मीन्स की हमारे पास जो ये आते हैं अंग और अह। ठीक है जी, जिन्हें हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो अयोगवाह की अगर संख्या आप लोगों से पूछी जाए तो ये हो जाएगी 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरीके से जो है अब प्रश्न आने लग गए हैं कि अगर वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द हैं, ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि व्याकरणिक भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, जब जो है वाक्यों में हम शब्दों को क्या कहते हैं सिंपल तरीके से। तो ऑप्शन है अक्षर, पद, वर्ण या फिर शब्द। देखिए अगर मैंने यहाँ पर ये लिख लिया जल, ठीक है, अभी हम इसे क्या कहेंगे, शब्द। ठीक है, अभी ये क्या है, शब्द है। परंतु अगर मैं इसे किसी वाक्य में वाक्य में इसका प्रयोग करती हूँ कि जैसे मैं लिखती हूँ कि मुझे जल
दीजिए, ठीक है? मुझे जल दीजिए या फिर मुझे जल पीना है। इस तरीके से कुछ भी एक वाक्य में मैं जो इस जल को ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख लिया है, ठीक है जी? मुझे जल। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारे पास, ये जो है शब्द ना रहकर इसका जो व्याकरणिक रूप है वो हो जाएगा पद, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है क्या? पद, ठीक है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप जो है पद कहलाता है। ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डीपली जान लेते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है और शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये बात ध्यान देनी है आपने। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का जो समूह है पद कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अघोष भी और महाप्राण भी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अघोष की, अघोष तो हमने अभी अभी जान लिया था, ठीक है? अघोष में हमने क्या जाना था? अच्छा, वो सघोष था। वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, साथ ही साथ हमारे पास आ जाते हैं इसमें जैसे कि ऊष्म व्यंजन ह को छोड़ के, ठीक है? तो श हो गया, मूर्धन्य श हो गया और स हो गया। ये भी हमारे पास किस में आ जाते हैं? अघोष में आ जाते हैं, ठीक है? ये तो हुई अघोष की बात। वहीं अब महाप्राण की अगर मैं बात करूँ तो महाप्राण में वर्ग का क्या आता है? दूसरा और चौथा जो है हमारे पास ये महाप्राण में आता है। साथ ही हमारे पास ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आ जाते हैं, ठीक है? अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो इसमें कॉमन हमारे पास देखो वर्ग का दूसरा, यहाँ पर दोनों में ही कॉमन आ रहा है ना? वर्ग का दूसरा, यानी कि वर्ग का दूसरा यहाँ पे कौन सा है? देखिए, क तो होगा नहीं क्योंकि क सिर्फ अघोष है, महाप्राण नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ की अगर हम बात करें, ड की बात करें, इसमें तो कोई है ही नहीं ये वाला हमारे पास। देखिए ना, ट ठ ड ढ ण, तो इसमें तीसरा भी कुछ है ही नहीं, तो हम करेंगे ही नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा। त थ द ध, तो चौथे में हमारे पास ये महाप्राण तो आ रहा है, परंतु अघोष तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए भी ये कट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास ख आ जाएगा। कैसे? इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ग का दूसरा है और दोनों में ही जो है, जो महाप्राण की अगर हम बात करते हैं, महाप्राण में हमारे पास दूसरा और चौथा, और अघोष की अगर हम बात करें पहला और दूसरा आ जाता है। तो बस राइट आंसर हो जाएगा ख, ठीक है जी? चलिए थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। अल्प प्राण, जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा वर्ण तथा सभी स्वर अल्प प्राण हैं और ये जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी अल्प प्राण ही हैं। महाप्राण की अगर हम बात करते हैं, जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, और ये जो हमारे पास ऊष्म व्यंजन श, पेटकटा श, स और ह है, ये क्या है हमारे पास? महाप्राण आ जाते हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट आता है घोष या फिर सघोष हम जिसे कहते हैं। जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां झंकृत यानी कि कंपन जिसमें आ जाए वो सघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह और सारे के सारे स्वर। ह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी बाकी के ऊष्म व्यंजन हैं वो हमारे पास अघोष में आ जाते हैं इसीलिए, और ये सिर्फ एक ह है हमारे पास जो सघोष में आता है, इसका ध्यान रखना है आपने। बाकी सारे स्वर हमारे पास सघोष में आ जाते हैं। अघोष, जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित ना हो अघोष कहला जाता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श, मूर्धन्य श और स अघोष होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है। तो ये आप लोगों को अभी पता लग ही गया होगा, हमने कई बार ये कर दिया है। तो अंतस्थ आ जाते हैं हमारे पास य र ल व। चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जैसे कि य और व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो य और व। र को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है जी? और जो छ है हमारे पास, ज मतलब कि जो ये च वर्ग वाला आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? तालव्य कहलाते। तालव्य, तालव्य के साथ साथ जो है ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। और क से म तक तो स्पर्श व्यंजन हम कहते ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे पास कि तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है।
देखिए पापा, चाचा, बाबा, मामा। अब देखिए आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि च वर्ग जो है हमारे पास तालु, है ना? तो तालव्य ध्वनि है ये। जबकि पापा किस में आएगी? प वर्ग, और प वर्ग ओष्ठ्य ध्वनियाँ हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है? चलिए प, फ, भ, भ, म, तो ये सारी की सारी ओष्ठ्य हो जाएगी और ये हमारे पास तालु आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चाचा। ठीक है जी। चलिए ये हमने कई बार कर दिए हैं तो अभी हम इसको रहने दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो ऑप्शन है 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35 और 11 और 36। तो देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? ऑप्शन सी। तो आप लोगों को पता है 11 स्वर और 35 व्यंजन इन्होंने माने हुए हैं। ठीक है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर माने हैं, 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक है। और इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और आ स्वर है। अगर हम बात करें अ और आ की, तो वो है हमारे पास कंठ्य ध्वनियाँ। ठीक है जी। कंठ्य ध्वनियाँ में हमारे पास क वर्ग तो आता ही आता है, साथ ही साथ ह हो जाता है। ह के साथ साथ हमारे पास अ और आ, और विसर्ग भी हम इसमें ही ले लेते हैं, किसमें? कंठ में। ठीक है जी। तो ये आ जाता है कंठ्य ध्वनियों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया, हाँ जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार हम सभी जो उच्चारण स्थान है सभी को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कंठ में अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह, और जो हमारे पास विसर्ग है वो भी हमारे पास कंठ में आ जाती है। इसी में च वर्ग तो है ही है, साथ ही साथ ई हो जाता है, और य श भी हमारे पास तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य में जो है री, ट वर्ग के साथ री और र। दंत्य में हमारे पास त वर्ग के साथ जो है स और ल भी आ जाता है। ओष्ठ में आ जाते हैं हमारे पास अ, प वर्ग के साथ साथ जो है हमारे पास ऊ और ऊ भी आ जाता है। अगर हम मूल स्वर की बात करें, अ आ ई ऊ री मूल स्वर है, और वहीं हमारे पास संयुक्त स्वर आ जाते हैं ए ओ ए और औ। ठीक है। चलिए सभी स्वर होते हैं, ये हमने कई बार कर दिया है। सभी स्वर क्या हो जाते हैं? सभी स्वर जो है, अच्छा ऑप्शन देखिए, दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, या महाप्राण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अल्प प्राण प्लस सघोष। ये बात ध्यान दीजिए, जो हमारे पास स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? सारे स्वर अल्प प्राण और सारे ही स्वर सघोष होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, हमने ये कई बार कर दिया है तो सिर्फ हम प्रश्नों को ही अब देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है? यानी कि घोष को हम सघोष भी कहते हैं, सघोष भी है और महाप्राण भी है। इसको इजी, हम इजी तरीके से सिंपल वही करना है आपने मेथड, कि हाँ जी सघोष में हमारे पास वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और महाप्राण में हमारे पास दूसरा और चौथा। यानी कि कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या है? चौथा। तो वर्ग का जो चौथा होगा हमारे पास वो होगा ये। उसके अलावा वैसे हमारे पास जो सघोष, चलिए पहले ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं। श, स और ह। अच्छा स दो बार आ गया, कोई बात नहीं। हाँ जी देखिए, यहाँ पर हमने जो है एक बात पहले भी की थी, कि जो हमारे पास सारे ही ऊष्म व्यंजन जो है कहाँ आ जाते हैं? हमारे इसमें आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। महाप्राण का आप सभी को ही पता है, महाप्राण में आ जाते हैं। परंतु जो एक ह है हमारे पास, ठीक है, बाकी सारे ऊष्म व्यंजन हमारे पास अघोष में आ जाएंगे। ठीक है जी, अघोष में। परंतु जो ये ह है वो ही हमारे पास सघोष, या फिर हम कह सकते हैं घोष। ठीक है जी, घोष में आ जाता है। ठीक है, बाकी तो हमारे पास अघोष में। अब महाप्राण की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे ही हमारे पास किस में हैं? सारे ही जो ऊष्म व्यंजन है हमारे पास वो किस में है? महाप्राण में ही है। परंतु यहाँ पर सघोष यानी कि अघोष की भी बात की, सघोष की बात की गई है, घोष की बात की गई है, जिसमें सिर्फ ह ही हमारे पास आता है। तो दोनों की जो संभावना हो गई कि महाप्राण ह भी, ह महाप्राण भी है और घोष भी है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ह। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं इसको।
प्रस्तुत वर्णों में जो ह है वो घोष महाप्राण है। घोष यानी कि सघोष ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण के लिए जो है हमारे पास वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे के सारे स्वर, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतस्थ और ह ये आता है हमारे पास सघोष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से जो है उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुसार का प्रयोग हुआ है तो यहीं सामने ही हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, यहाँ पर सार्थक शब्द आ गया। देखिए यही सेम प्रश्न कई बार हमसे पूछा जाता है कि भाषा की यहाँ पर आपको सार्थक नहीं दिया होगा, सिंपल पूछा जाएगा लघुत्तम इकाई। कभी कभी भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई या फिर कभी कभी भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई। तो देखिए अगर हमसे पूछा जाएगा भाषा की लिखित, ठीक है, लिखित लघुत्तम इकाई, तो वो आ जाएगा हमारे पास वर्ण। मौखिक की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा ध्वनि। अब हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा है कि सार्थक लघुत्तम इकाई, तो सार्थक की अगर हम बात करते हैं तो वो जाता है हमारे पास शब्द हो जाता है। सार्थक में भी हमसे लघुतंग पूछा हुआ है तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी शब्द। ठीक है जी, चलिए उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है। छ की बात है तो च वर्ग है, तालव्य, इसमें कई बार आप लोगों को आ गया होगा ये तो समझ। ठीक है, स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। देखिए इसमें देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। इसमें जो है हमारे पास स्पर्श संघर्षी भी पूछा हुआ है। आपको ध्यान होगा मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि जो स्पर्श संघर्षी है हमारे पास वो च वर्ग आता है ना। च वर्ग पूरा ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी तो है ही है, साथ में इसमें महाप्राण भी पूछा हुआ है। फिर वही महाप्राण में तो पता है आपको दूसरा और चौथा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्या, छ। छ हमारे पास स्पर्श संघर्षी भी है, होने के साथ साथ क्या है, महाप्राण भी है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। यहाँ पर पूछा कंठ और ओष्ठ, ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर जो बनी है हमारे पास कंठोष्ठ। देखिए अ वाला आप लोगों को पता लग गया था किसमें है, ये अभी अभी हमने किया हुआ था, ये कंठ में आ जाती है। फिर ई की बात अगर हम करें तालु में आ जाती है। ठीक है जी, ऊ की बात अगर हम करें ये वर्ग मीन्स की ओष्ठ में आ जाती है। ठीक है, ओष्ठ में आ जाती हैं। बचा क्या हमारे पास ओ, तो जो ये ओ है वो हमारे पास कंठोष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से संवृत स्वर है। संवृत स्वर है तो संवृत इनमें से आ जाता है हमारे पास ई क्या है, संवृत स्वर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या मतलब मात्रा को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, समरूप गैफरीन कहते हैं, रूप, या फिर हमारे पास शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मात्रा को हम क्या कहते हैं, समरूप भी कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है इनमें से पश्च स्वर, यहाँ पर आना था, ये इस तरीके से होना था, पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मैं बस इसमें आप लोगों को एक ट्रिक इसमें बताना चाहती हूँ। पश्च स्वर के लिए आपने सिर्फ याद रखना है तीन। ठीक है, इस तरीके से जो जो शब्द बनते हैं अ को छोड़ के, देखिए अ जो है हमारे पास वो आता है अग्र स्वर। ठीक है, अग्र के अंतर्गत आता है। बाकी सारे के सॉरी मध्य आ जाएगा ये। ठीक है, एक मिनट मैं अभी आप लोगों को अच्छे से करवाती हूँ। देखिए जैसे जो ये अ है, अ आता है हमारे पास मध्य में। ठीक है, मध्य में आ जाता है अ। वहीं हमारे पास जो आ है, आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ, औ, ये आ जाते हैं हमारे पास सारे। इनको देखिए अगर हम बात करें अ की, अ को हम मध्य में ले लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ के जो हमारे पास ये सारी की सारी ये इससे बनने वाली है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ये ऊ या फिर तीन हम ले लेते हैं, इससे बनने वाली ये सारी की सारी वर्ण है ना। तो देख लीजिए ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे पास अग्र में आ जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था पश्च स्वर, तो पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा अ। अ को मध्य ले लेना है, उसके बाद राइट आंसर हो जाएगा आ। ये हमारे पास पश्च स्वर है। ठीक है जी, तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।